तो स्टार्ट करते हैं। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वी लुकअप, ठीक है, और एच लुकअप, उसको समझते हैं कि वो कैसे यूटिलाइज किया जाता है। इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है, और सिनेरियो आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि कंपनी का नाम मेरे पास मौजूद है और एक छोटा सा डेटा बेस है। इस डेटा बेस के अंदर मेरे पास मल्टीपल कंपनीज के नेम्स हैं और मुझे रिस्पेक्टिव जैन ऑफ फैब की अमाउंट है और मुझे लोकेट करवानी है ब्लू कंपनी की फैब की अमाउंट। तो अगर आप डेटा बेस में देखें तो आपको कितनी अमाउंट नजर आती है ब्लू फैब? 9,400 रुपये, बिल्कुल ठीक आंसर है। कि अब आपने देखा कैसे होगा, मैं ये भी इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ। आपने क्या किया, सबसे पहले आप डेटा बेस के पहले कॉलम पर आए, आपने इसको वर्टिकली ब्लू को फाइंड आउट किया आपकी आईज में। तो आपको ब्लू मिल गया तो आप आगे की तरफ बढ़ गए और उस कॉलम की तरफ पहुंचे जहाँ पर सवाल था कि यार फैब की अमाउंट कितनी है, और आपने लोकेट कर आपने मुझे आंसर बताया। तो जो काम आपके माइंड ने आपके आईज ने किया है, ठीक काम हम सिस्टम से करवाते हैं। ठीक है, अभी आप कहेंगे सर हमारे माइंड और उसमें आईज ने काम कर दिया तो ये काम तो हम विदाउट फंक्शन ही कर सकते हैं। तो भाई ये तो छोटा डेटाबेस था जो जो आपकी आईज और आपका ब्रेन माइंड कंट्रोल कर रहा था। रियलिटी में बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, उसको आप नहीं ढूंढ सकते विद द नीकेड आईज, उसके लिए आपको फंक्शन चाहिए। तो जब लार्ज डेटा सेट्स के अंदर आपको कोई वैल्यू निकालनी होती है, तो आप एक बात याद रखिएगा, उस वैल्यू के साथ कैलकुलेशन नहीं करनी है, उस वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है, तो जब आपको उस वैल्यू को फाइंड आउट करके निकालना है तो आप वी लुकअप यूज कर रहे होते हैं या एच लुकअप यूज कर रहे हो। ठीक है, ये कैसे डिसाइड होगा कि वी लुकअप यूज हो या एच लुकअप यूज हो? बहुत सिंपल है। जब आपका डेटाबेस जो होता है ना वो कॉलम वाइज हो, यानी वो वर्टिकल हो, तो आप वी लुकअप यूज करेंगे। जब आपका डेटाबेस हॉरिजॉन्टल होगा तो आप एच लुकअप यूज करेंगे। यानी अगर इसी डेटा को मैं ट्रांसपोज कर दूं, ये भी आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोज, कि जी अगर मैं इस डेटा को कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये डेटा की डायमेंशन चेंज हो जाती है, यानी इंटर एक्सचेंज हो जाते हैं कॉलम्स और रॉस। अगर डेटा इस तरह से होगा तो यहाँ पर वी लुकअप नहीं, फिर क्या काम करेगा, एच लुकअप काम करेगा। ठीक है ना, तो अब हम जरा स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है? वो बेस पॉइंट, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो यूजर के पास पहले से ही अवेलेबल हो, जिसकी बेसिस पे वो डेटाबेस में चीज़ों को फाइंड आउट करे और रिस्पेक्टिव रिजल्ट निकाल के दे। यानी वो इन्फॉर्मेशन जो रेडिली अवेलेबल है आपके पास। अब इस सिचुएशन के अंदर मेरे पास पहले से क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है? कंपनी का नाम मौजूद है, तो ये मेरे लिए लुकअप वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, एक कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनकी रिस्पेक्टिव सैलरीज है। मुझे एक एम्प्लॉय का नाम तो पता है लेकिन मुझे आपकी सैलरी नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं एचआर के डेटाबेस में इनका जो एम्प्लॉय नंबर होगा उसकी लुकअप वैल्यू को बेस बना के इनकी सैलरी फाइंड आउट करूंगा, तो कितनी सैलरी को मिल रही है। तो बेस पॉइंट मेरा क्या बनेगा, इनका एम्प्लॉय नंबर, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर कंपनी का नाम अवेलेबल है, दैट इज योर लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे। एरे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था कि अ रेंज ऑफ सेल्स, आइदर इट कैन बी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट। तो टेबल एरे के अंदर आपको कंप्लीट डेटाबेस सेलेक्ट करना होता है एंड यू हैव टू मेक इट एब्सोल्यूट। तो आप F4 प्रेस करते हैं तो डॉलर का साइन आपको यहाँ पर नजर आता है। जब टेबल एरे फिक्स हो जाता है तो फर्दरमोर द थर्ड फंक्शन आर्गुमेंट दिस इज कॉल्ड कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे बात होगी नंबर की। नंबर कौन सा नंबर, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉइंट नंबर वन इज के कॉलम इंडेक्स नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये वन भी बहुत कम चांसेस में होगा, बहुत कम, मैंने माना। ये पॉजिटिव नंबर होगा, ये टू भी हो सकता है, ये थ्री भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है। अभी इस पर बात करते हैं क्यों। मैं सबके रीजन दूंगा कि क्यों ये नेगेटिव नहीं होगा, क्यों ये जीरो नहीं होगा, क्यों ये वन नहीं होगा, क्योंकि वन भी पॉजिटिव। तो ये टू भी हो सकता है या टू से आगे कोई भी कॉलम का नंबर हो सकता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कॉलम का नंबर बताने से पहले एक और चीज बताता हूँ कि मेरे पास कॉलम इंडेक्स नंबर एक पॉजिटिव नंबर तो होगा सर, लेकिन उस कॉलम का नंबर होगा जिसके अंदर आउटपुट मौजूद है, उस कॉलम का नंबर होगा। ठीक है, तो इस वक्त आउटपुट किस कॉलम के अंदर मौजूद है, इस कॉलम के अंदर मौजूद है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं और सही क्या है। अगर आपको सही चीज पता है तो गुड, अगर नहीं पता तो करेक्ट हो जाएगी। काफी स्टूडेंट कहते हैं कि जनाब इस कॉलम से आउटपुट निकलेगा ना, तो ये कॉलम कौन सा कॉलम है, ई है, और ई मेरे लिए फिफ्थ कॉलम है, क्योंकि अगर ए मेरे लिए वन है, बी मेरे लिए टू है, तो लॉजिकली ई मेरे लिए फाइव है और वो यहाँ पर फाइव लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग।
आप कॉलम इंडेक्स नंबर का कॉलम कैसे निकालते हैं कि आपके डेटाबेस में कितने कॉलम सेलेक्ट हुआ है? 3 कॉलम सेलेक्ट हुआ है जो रेड बॉर्डर से आपको नजर आ रहे हैं। रिस्पेक्टिवली टू दैट सिलेक्शन फाइव का कॉलम नंबर क्या बनेगा वो निकालना है। उस हिसाब से तीसरा बनता है, 3 बनता है। तो आप यहाँ 3 लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 5, 5 नहीं लिखेंगे। यानी आप ऊपर के कॉलम्स के अल्फाबेट्स को नहीं देखते, आप रिस्पेक्टिवली सिलेक्शन ऑफ योर डेटाबेस को देखते हैं और उस हिसाब से कॉलम का नंबर निकालते हैं। ठीक है। दूसरा सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है रेंज लुकअप। अब ये क्या है, ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी तो नहीं है। इसमें आपने ये भी चीज़ पढ़ी होगी कि ये तो ट्रू भी हो सकता है, ये तो फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे बताएं यहाँ पर ट्रू यूज करूँ या फॉल्स यूज करूँ? फॉल्स क्यों यूज करूँ? एग्जैक्ट मैच तो है, लेकिन क्या लॉजिक है, एग्जैक्ट मैच क्यों है, अप्रोक्सीमेट मैच क्यों नहीं है यहाँ पर? सारे लोग कहते हैं फॉल्स यूज करेंगे यहाँ पर। क्यों फॉल्स यूज करेंगे? एग्जैक्ट मैच तो नजर आ रहा है। अगर मैं फॉल्स लिखूंगा अभी तो ठीक है, मुझे नजर तो आ रहा है, लेकिन मेरे पास एक लॉजिक तो हो ना कि जिसके बेसिस पे मैं कहूँ कि हाँ यार मैं ठीक कह रहा हूँ सर से। मुझे एक बात बताएं, ये जो वैल्यू है ब्लू, ये टेक्स्ट है या नंबर? टेक्स्ट है। ठीक है। कुछ वैल्यूज अल्फा न्यूमेरिक भी होती है। अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब होता है? कि एक सेल में टेक्स्ट भी हो और नंबर भी हो। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक्स, दिस इज कंसीडर्ड एज टेक्स्ट और टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, ये टेक्स्ट है ना। आप इस टेक्स्ट को फाइंड करवा रहे हो इस पहले कॉलम के अंदर, तो ब्लू एग्जैक्टली मौजूद होगा एज सेम स्पेलिंग irrespective to the formatting, irrespective to the case sensitivity। यार एक कैपिटल में एक स्मॉल में, या एक का कलर ब्लू है दूसरे का रेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेलिंग शुड बी द सेम। ठीक है। तो जब भी लुकअप वैल्यू आपकी टेक्स्ट होगी या अल्फा न्यूमेरिक होगी, आप एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे, यानी फॉल्स यूज करेंगे। ठीक है। इक्वल्स टू लुकअप वैल्यू आपने डिफाइन की, टेबल एरे थर्ड कॉलम एंड दिस इज द फॉल्स। तो आपके पास वैल्यू ड्राइव हो जाएगी 9400। इफ आई यूज ट्रू इंस्टेड ऑफ फॉल्स, अप्रोक्सीमेट मैच लिखा हुआ है। अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब होता है कि अंदाजा नहीं है का, एक प्रोबेबिलिटी लगाई है आपने उसके कि नियरेस्ट मैच हो रहा है। नियरेस्ट मैच हमेशा नंबर के केसेस में नजर आता है, टेक्स्ट के केसेस में नहीं नजर आता। ठीक है। तो यहाँ पर बी एल यू ई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बी एल यू ई या डी एल यू ट्रिपल ई लिखा हुआ है। इस तरह से भी लुकअप इसको हैंडल नहीं करेगा। अप्रोक्सीमेट मैच टेक्स्ट के सिनेरियोज में नहीं होगी। तो जब भी लुकअप वैल्यू टेक्स्ट होगी या अल्फा न्यूमेरिक होगी, फॉल्स यूज किया जाएगा। फॉल्स की जगह आप जीरो भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताया ये बूलियन वैल्यूज है, तो ये सब्स्टिट्यूट है, जीरो भी लिख सकते हो। ट्रू या तो पूरा लिखो टी आर यू, या उसकी जगह वन लिख दो, या फिर इसको अगर छोड़ भी देते हो, क्योंकि ये ऑप्शनल है ना। अगर आपने यहाँ पे ट्रू भी नहीं लिखा फॉल्स भी नहीं लिखा, उसको छोड़ दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या यूज होगा? ट्रू यूज होगा। इसके बैकएंड पे हाँ वन यूज होगा। इसके बैकएंड पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ट्रू है। यानी जब भी फॉल्स यूज करना होगा, फॉल्स लिखना होगा, यहाँ पे जीरो लिखना होगा। और ट्रू के अंदर चॉइसेस है, यहाँ तो छोड़ दो, या वन लिख दो, या टी आर यू पूरा लिख दो। सही है। क्लियर होती है बात यहाँ पे? नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ जाओ। सेल्स की अमाउंट दी हुई है 1,20,000 रुपए। कमीशन परसेंटेज निकालना है, डेटा बेस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब जरा यहाँ देखते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कंप्लीट डेटाबेस। किस कॉलम में कमीशन रेट है? थर्ड कॉलम में कमीशन रेट है। और अब मैं यहाँ पर लेट सपोज फॉल्स यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ एग्जैक्टली मैच करो 1,20,000 रुपए को इस कॉलम में, तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ में आया एग्जैक्ट वैल्यू का क्या मतलब है? इसको मिल यहाँ पर क्या मिलेगा? अप्रोक्सीमेट मैच, ट्रू नंबर्स के केसेस में। तो वो अपने अंदाजे से 2% निकाल के मुझे दे रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट रूल है जो शायद स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, वो बता देता हूँ कि ये जब भी लुकअप वैल्यू एक नंबर हो और वो फाइनेंशियल नंबर हो, लुकअप वैल्यू एक नंबर हो, वो एक फाइनेंशियल नंबर हो, तो आप ट्रू यूज करते हो। साथ ही साथ
ये रूल का पार्ट है कि डेटाबेस का जो पहला कॉलम होता है वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग में सॉर्ट भी होना चाहिए, ताकि जो आपका अप्रोक्सीमेट मैच हो वो सही नियरेस्ट या क्लोजेस्ट हो। अगर ये कॉलम सॉर्टेड नहीं होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू है, फिर अगेन बहुत बड़ी वैल्यू पे छोटी वैल्यू है, डिस्ट्रैक्ट है, डेटा सॉर्टेड नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट मैच निकल तो आएगा लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, लुकअप वैल्यू जब नंबर हो, जब फाइनेंशियल नंबर हो, तब आप ट्रू यूज करते हैं और आपका डेटाबेस का पहला कॉलम सॉर्ट होगा असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ताकि अप्रोक्सीमेट मैच आपका ठीक हो। सही। नंबर्स के केसेस में मैंने आपसे कहा कि देखो लुकअप वैल्यू नंबर्स होती है, तो या तो वो फाइनेंशियल नंबर होगा या फिर वो नॉन फाइनेंशियल नंबर होगा ना, कि आपका जो फ्लैट नंबर है वो फाइनेंशियल नंबर थोड़ी ना, वो तो नॉन फाइनेंशियल नंबर है। आपका सीएनआईसी नंबर नॉन फाइनेंशियल नंबर है, आपका सेलफोन नंबर नॉन फाइनेंशियल नंबर है, आपका एम्प्लॉय नंबर नॉन फाइनेंशियल नंबर है। फाइनेंशियल नंबर्स क्या हो सकते हैं, जिसकी फाइनेंशियल हैसियत हो, पीएनएल के नंबर्स, बैलेंस शीट के नंबर्स, कैश फ्लोज के नंबर्स, ठीक है, रिपोर्ट्स के नंबर्स, सही है, सेल्स के नंबर्स, परचेज के नंबर, कॉस्ट, एवरीथिंग व्हिच हैज अ फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, जिसको आप क्लेम कर सके फाइनेंशियली। अब लेट्स सपोज आपका एम्प्लॉय नंबर है 636203 and you are going to the money market or treasury market and you are saying that give me 6,36,000 rupees, I'm working for the 6 lakh. This is your employee number, you can't encash that amount in the market, that has no financial background. ठीक है, सही है। यहाँ आपका मोबाइल नंबर है, ओके, आप बैंक में जा रहे हो, मुझे इतना अमाउंट दे दो, ये तो मेरा मोबाइल नंबर है, कमाना पड़ेगा इतने सालों से, फिर उसके बाद मिलेगा। तो समझ में आ गई चीज। अब बताना क्यों जरूरी था ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का डिफरेंस। देखो, जब नॉन फाइनेंशियल नंबर होता है ना, वो चेंज नहीं होता। जो एम्प्लॉय नंबर मैंने इनको 4 साल पहले दिया था ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते वक्त, आज भी इतना ही है। इनको मैंने सेल्स पर्सन रखा हुआ है, 4 साल पहले इन्होंने 1 लाख की सेल्स की थी, आज ये 4 लाख रुपए की सेल्स कर रहे हैं। फाइनेंशियल नंबर चेंज होता है, मतलब पैसेज ऑफ टाइम। नॉन फाइनेंशियल नंबर चेंज नहीं होता है। तो जब भी लुकअप वैल्यू नॉन फाइनेंशियल नंबर हो, तो वो डेटाबेस में एग्जैक्टली मौजूद होती है, और जो चीज एग्जैक्टली मौजूद है तो वहां क्या लगाना होता है, फॉल्स लगाना। तो उसका मतलब ट्रू कब लगेगा, जब नंबर फाइनेंशियल होगा। ठीक है, तो वहां पे ट्रू लगेगा और डेटाबेस का पहला कॉलम क्या होगा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। सही है। डिसेंडिंग टू असेंडिंग अगेन अप्रोक्सीमेट गलत हो सकता है, चांसेस है, तो हम प्रोबेबिलिटी असेंडिंग टू डिसेंडिंग। समझ में आ गई ये दोनों सिनेरियोस। अब जरा आते हैं एच लुकअप की तरफ, ये इसका रिवर्स बैक है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं। सॉरी, एच लुकअप में, हाँ ये मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, एच लुकअप की बात कर रहे हो ना, हाँ मैं अभी एच लुकअप की बात कर रहा हूँ। देखो, अब आपके पास डेटा की डायमेंशन चेंज हो गई है, सही है। अब आपके पास जो डेटा है वो रॉ वाइज है। और मैं एक और बात बता दूं इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली इंडस्ट्री जो डेटा पॉपुलेट करती है ईआरपी सिस्टम से, जिस दुनिया का कोई भी सिस्टम आप देख लें, उसमें से जब डेटा आप एक्सपोर्ट करते हैं और जब आप एक्सेल में उसको इंपोर्ट करते हैं, तो वो सारा डेटा ट्रांजेक्शनल डेटा होता है, टैबुलर फॉर्मेट में होता है, और हर एक ट्रांजेक्शन रॉ के ऊपर होती है। ठीक है, और हर एक रॉ का जो टाइटल है वो कॉलम वाइज होता है। क्योंकि आपके पास एक्सेल में कॉलम्स हैं 16,384, बट आपके पास एक्सेल में रॉज है अप टू 1 million एज पर शीट। तो यू कैन हैव अ डेटा इन अ टैबुलर ट्रांजेक्शनल फॉर्मेट, ठीक है, एवरी टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो 95% चांसेस होते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन भी प्रैक्टिकली वी लुकअप ही यूज कर लो। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ डेटा आपके पास हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ हो और आप एच लुकअप तो यूज करें। ठीक है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द कोर्स, तो मेरे को पढ़ाना है इसको। इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू का मतलब अब आपको पता है, यहाँ पर सेम रहेगा, दैट इज द इंफॉर्मेशन व्हिच इज अवेलेबल विद यू। कंपनी टेबल एरे क्या होगा, कंप्लीट डेटाबेस का सिलेक्शन होगा। देन वहां पर कॉलम नंबर होता था, अभी मैंने उसका रीजन नहीं दिया कि नेगेटिव क्यों नहीं है, जीरो क्यों नहीं है, वन नहीं है, उस पर भी आता हूँ। लेकिन अभी वहां कॉलम था, यहाँ पे क्या है, रॉ। अब मुझे चाहिए फैट की अमाउंट। अगर मैं इस तरह से देखूँ ना कि फैट की जो रॉ है वो एक्सेल में 10 है, तो मैं गलत देख रहा हूँ।
डेटाबेस के लिहाज से फैब की अमाउंट फैब की रो कौन सी बनती है, 3 बनती है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे ट्रू यूज होगा या फॉल्स? फॉल्स यूज होगा क्योंकि लुकअप वैल्यू टेक्स्ट है और वही यहाँ पर उसको मिलेगी। ठीक है, ट्रू से एरर आया और अब मैं यहाँ पर फॉल्स यूज कर लेता हूँ। अच्छा, जब तक आप लोग ये सोचेंगे ये नेगेटिव क्यों नहीं होता कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या होता है इसका आंसर मुझे जरा बताएं। अब तक जो हमने देखा वो ये देखा कि पॉजिटिव है कॉलम इंडेक्स नंबर, नेगेटिव क्यों नहीं होता ये? ठीक है, मैं आज लुकअप अप्लाई कर रहा था और टेबल एरे सेलेक्ट किया था, रॉ नंबर 3 एंड देन फॉल्स, राइट। एक और ऐसी कंपनी जो फॉर एग्जांपल ब्लू यहाँ मौजूद ही नहीं है, मैं इसको यहाँ रीनेम कर देता हूँ ग्रीन, एरर शो कर रहा है नॉट अवेलेबल का। अब देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन बिल्कुल ठीक अप्लाई किया, फंक्शन में मिस्टेक नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। हाँ, लुकअप वैल्यू है वो दे रहे हैं जो डेटा में ही अवेलेबल नहीं है, तो एरर यहाँ पर ठीक है, जेन्युइन एरर है, सही है। अब इस एरर को हाइड करना है, तो आपको पता है कि आपके पास एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड इफ एरर। आप इक्वल्स टू के बाद इफ एरर का फंक्शन अप्लाई करते हैं सबसे एंड में जाकर। अब आपको यहाँ पर अगर ये फंक्शन एच लुकअप जो पूरा फंक्शन है ये एरर जनरेट करता है, तो इस एरर की जगह पे आपको क्या दिखा रहा है वो आप यहाँ पर लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ, अगर मैं दो मरतबा इन्वर्टेड कॉमास लगाऊं तो इसका मतलब ब्लैंक, नील, नथिंग। और अगर मैं इसके अंदर कोई कस्टमाइज मैसेज लिखवाना चाहता हूँ तो मैं अपना कस्टमाइज मैसेज लिखवा सकता हूँ। तो नाउ एरर्स नहीं आ रहे बल्कि एक इन्फॉर्मेशन कस्टमाइज आ रही है जो मैंने इफ एरर के अंदर नेस्ट किया हुआ है। दूसरी एक और चीज कि अगर मैं एरर्स को रखना चाहता हूँ और मैं इसको हाइड भी करना चाहता हूँ लेकिन इफ एरर से नहीं करना चाहता, तो जरा बताएं कौन सी दूसरी चीज है जो एरर्स को हाइड कर देती है? क्योंकि मैं मुझे एक बात बताया ना, मैं इसका अगर प्रिंट निकालता हूँ तो प्रिंट में ये एरर नजर आएगा ना, मुझे प्रिंट में एरर नहीं चाहिए। तो एक तो तरीका था कि सर आप एक एरर लगा दें, उससे आप हाइड कर देंगे एरर, सही है। दूसरा कौन सा तरीका? वो भी फंक्शन है, वो भी एरर हाइड करता है, सही है, सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मैथड चाहिए। गुड, हाँ बोलो। हाँ, प्रिंट प्रीव्यू में एक ऑप्शन अवेलेबल है, जरा उसको मैं आपको एक्सप्लोर करके बता देता हूँ कि एरर इटसेल्फ सेल में मौजूद है लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे तब वो नहीं आएंगे। कैसे? फाइल टैब, ठीक है, ऑप्शंस, ऑप्शन नहीं सॉरी, प्रिंट, फाइल टैब, प्रिंट, और बॉटम पे आपके पास पेज सेटअप का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप इस पेज सेटअप में जाएंगे, अभी देखिए आपके पास एरर यहाँ पर शो हो रहा है, ये रहा, ठीक है, हमें एरर्स को ही खत्म करना है। तो पेज सेटअप की विंडो में आपके पास सबसे लास्ट टैब है शीट का, और वहां पर सेल एरर एज बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले। अगर आप इस डिस्प्ले की जगह ब्लैंक कर दें और ओके कर दें तो प्रिंट में एरर्स नहीं आएंगे। ऑल्दो आपकी एक्सेल शीट का भी मौजूद है लेकिन प्रिंटिंग के वक्त आप उसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा उस पार्ट पर बात करते हैं कि सर ये -1 क्यों नहीं होता या 1 क्यों नहीं होता, उसके ऊपर बात करते हैं। तो कंटिन्यू विद दैट प्रीवियस एग्जांपल, इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड दिस इज द फॉल्स। ठीक है, थोड़ा आसानी के लिए आई डोंट नो यू हैव गॉन थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स या काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, बेसिकली मंथ से लिख देता हूँ, ठीक है।
तो ब्लू कंपनी की फैब के अमाउंट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक, लेट से कंपनी नेम का जो कॉलम है मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना चाह रहा हूँ और जनवरी को अपोजिट साइड पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। जरा उसको करते हैं। ठीक है, मैंने कोई एडिशन नहीं की, कोई डिलीशन नहीं की, मैंने सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। तो मुझे ऊपर एरर नजर आ रहा है। ठीक है, कंपनी का नाम भी मौजूद है, ब्लू ब्लू एग्जैक्टली मौजूद है, उसको तो अमाउंट दे देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहा। आप जरा यहाँ समझिएगा क्यों ऐसा हो रहा है। ये जो लुकअप वैल्यू है ना, लुकअप वैल्यू हमेशा डेटाबेस के पहले कॉलम में सर्च होगी। सही है, तो इसका मतलब कॉलम वन पॉजिटिव वन इज रिजर्व फॉर लुकअप वैल्यू। That's why you can't place lookup value there or the one there in the column with index number. It can be 2, it can be 3, it can be 4, but it cannot be 1 because 1 is reserved for the lookup value. Number 2, why there are positive numbers, why there are not negative numbers, because Excel VLOOKUP starts left to right, not right to left. आपकी स्प्रेडशीट भी लेफ्ट से स्टार्ट होती है, ये मेरी लेफ्ट साइड है, और आगे की तरफ कॉलम्स पॉपुलेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जितने भी कॉलम्स है वो स्क्रीन के आगे हैं। तो आपका डेटा भी इसी तरह से पॉपुलेट होता है। पहला कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है और आगे जितने भी कंपनी के कॉलम्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो राइट साइड पे जाएंगे। तो वी लुकअप की लिमिटेशन है कि वो लेफ्ट टू राइट काम करेगा। जब वो लेफ्ट टू राइट काम करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो उसको पॉजिटिव नंबर चाहिए कॉलम, वो राइट से लेफ्ट नहीं जा सकता। अगर जा सकता होता तो कॉलम इंडेक्स नंबर नेगेटिव आता, लेकिन यहाँ पे नहीं आता। बात समझ में आ गई? हाँ, वो हम एब्सोल्यूट में इसलिए दे रहे हैं कि लेट सपोज मैं इसको इसका लॉजिक भी बता देता हूँ, वेरी सिंपल। लेट से सर हम इसको एब्सोल्यूट नहीं करते हैं, ठीक है, इसको मैं रिलेटिव कर देता हूँ। सही है, जब मैं इसको कॉपी करके किसी और जगह पर इसी स्प्रेडशीट में पेस्ट करूंगा और इस पे F2 प्रेस करूंगा, तो क्योंकि ये रिलेटिव है और रिलेटिव रेफरेंस जब दूसरी जगह जाता है तो अपना एड्रेस चेंज करता है, तो वो तो उसको यहाँ डेटा तो ले ही नहीं रहा ना। तो प्रैक्टिकली मोटिव ये होता है कि डेटाबेस तो आपका एक ही जगह पर पॉपुलेट हुआ है ना, अब आप उसको यूज करो कहीं और, तो आपको इस रेंज को फिक्स करना लाजमी है। फिर एक और चीज सोचो कि जी मैं इस रेंज को रिलेटिव से एब्सोल्यूट तो कर देता हूँ, इसकी जगह एक और काम भी कर सकता हूँ क्या, इस रेंज को एक नाम दे दूं और वो नाम वहाँ यूज कर लूं, ऑल्सो राइट। फॉर एग्जाम्पल कंपनी इन्फो का नाम दे दिया इस रेंज को, और आप अब आप सिलेक्शन की भी जरूरत नहीं होती है। इक्वल्स टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू कंपनी इन्फो के नाम से आपके पास कीवर्ड आ रहा है, खुद सेलेक्ट हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट नेम रेंजेस एब्सोल्यूट होता है। अगर नॉर्मल सिलेक्शन करते तो पहले वो रिलेटिव बनता, फिर F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट बनाते। नेम रेंज का फायदा ये कि बाय डिफॉल्ट ये एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। क्लियर हो गया सिनेरियो? राइट, अब कोई सवाल भी लुकअप एच लुकअप में नहीं है? ठीक है, इसके पास स्कोप ज़्यादा है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। एक अगर बेसिक टू एडवांस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर आई कैप बेसिक लेवल पे पूछता है तो ज़्यादा ज़्यादा वो उसका सिंटेक्स पूछ लेगा, है ना। एक एक कॉमन सेंस ये कहता है कि जी यहाँ तो वो उसका सिंटेक्स पूछ लेगा या वो उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे आओ, वो लुकअप वैल्यू को, अब फिर वो आपको चार सिनेरियो दे रहा है, लुकअप वैल्यू को वो थर्ड पे रख रहा है, कॉलम इंडेक्स को वो सेकंड पे रख रहा है, किसी ऑप्शन में कॉलम इंडेक्स को नेगेटिव दिखा रहा है, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वो एक पैटर्न को जो सही लिखने का तरीका है वो दिखा रहा होगा, तो वो भी इस तरह से भी दे सकता है। ठीक है, वो ट्रू और फॉल्स का सिनेरियो भी बना के दे सकता है, वो एक सिनेरियो ये भी बना के दे सकता है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल नंबर का डिफरेंस बताया, उसमें एक प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि वो सिनेरियो भी क्रिएट करे, तो इस तरह से ये आगे बढ़ता है।
एक एस लुकअप में रॉ हाइड कर दो, उसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेटा पे सेलेक्ट हो चुका है, दैट इज हिडन, दैट्स नॉट अ पॉइंट टू वरी। ठीक है, क्योंकि एग्रीगेशन नहीं हो रही इस पर, एग्रीगेशन का मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही उस पर, सिर्फ चीज आप ढूंढ रहे हो निकाल रहे हो, चाहे वो हाइड हुई है या अनहाइड है, दैट डजंट मैटर। राइट, कोई और सवाल? नहीं। नेक्स्ट, एक और चीज डिस्कस करते हैं कि जब आप नीचे आपको शीट के नाम नजर आ रहे होते हैं, और जब आप डबल क्लिक करते हैं तो वो एडिटिंग कोड में होता है, और यू कैन राइट एनी नेम टू दैट शीट, राइट, और यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट शीट, और आपके पास कॉन्टेक्चुअल मैन्यू के अंदर रीनेम होता है, और आप रीनेम कर लो। मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ ना, मतलब मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ ना, मैं अपना नाम लिखूँ, इंस्टीट्यूट का नाम लिखूँ, ठीक है, तो कोई भी नाम लिख सकता हूँ, एक ऐसा नाम है जो नहीं लिख सकता, वो बताओ। सही है, लेट सपोज हमने यहाँ लिखा आउटपुट, सही है, और इसको भी मैं क्या कह रहा हूँ, आउटपुट, सो द नेम इज ऑलरेडी टेकन, तो डुप्लीकेशन नहीं है, सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। फिर मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैं डुप्लीकेशन लेट सपोज नहीं करता, मैं एक ऐसा नाम है या एक ऐसा वर्ड है तो वो मुझे अलाउ ही नहीं करेगा कि मैं उसको लिख सकूं, सही है, वो कौन सा वर्ड है? नो, टू लिखोगे तो रीनेम हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली टेक्स्ट फॉर दैट, ठीक है। सही है, वर्ड नजर आ गया, हिस्ट्री, when you press enter it will say history is a and this is I guess in chapter 7 or 8 probably in your study text, जहाँ पर ये स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, मतलब मौजूद है, सही बता रहा हूँ, वो चैप्टर रिवाइज कर लेना अगर याद नहीं है तो, ठीक है, वहाँ से भी आपको मिला। तो हिस्ट्री एक ऐसा नाम है जो रिजर्व है, अच्छा ये रिजर्व क्यों है भाई, ठीक है, ये कैसे नजर आती है हिस्ट्री की शीट, अगर ये रिजर्व है तो इसका मतलब इस वक्त विजिबल नहीं है, तो उसको विजिबल कैसे करेंगे? तो आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा कि जब आप किसी वर्कबुक को शेयरिंग पर रखते हैं, और एक वक्त में मल्टीपल यूजर उसको शेयर करके उसमें एडिटिंग करते हैं, और जैसे आप शेयरिंग को स्टॉप करते हैं तो आप ट्रैक चेंजेस देख रहे होते हैं कि किसने क्या क्या चेंजेस किए, तो वो ट्रैक या लॉग फाइल जो बनती है उसका नीचे जो नाम होता है ना वो हिस्ट्री होता है, इस वजह से वो लिखा है। Okay, next few more functions, then we will move towards the chapter number 5। सबके पास स्टडी टेक्स्ट मौजूद है? चलो जबरदस्त। तो ये कुछ छोटे छोटे फंक्शन है, ये भी जरा डिस्कस कर लें, चैप्टर 6 से रिलेटेड, और फिर चैप्टर 5 पे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, 49 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 7 आता है, एंड देन इफ यू वांट स्क्वायर रूट देन माइनस 49, नॉट पॉसिबल, ठीक है, बट इट्स पॉसिबल इन एक्सेल। कैसे, जरा थॉट प्रोसेस अप्लाई करो। ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में है फंक्शंस, लेकिन मैं बता रहा हूँ टॉपिक बिट्स एंड पीसेस में, अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि टीचर ने शायद आपको ज्वाइन कैसे करते हैं सिनारियोज को, वो शायद इस तरह से पढ़ाया कि नहीं पढ़ा, बट मैं आपको वो वाला कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। You have a negative number, you want to have that square root of that number. Definitely you have in QT iota and something like that. So, but in information technology, because we need to play with the numbers, हमारा solutions है, क्या होगा, कौन से दो functions हैं, तीन functions हैं, चार functions हैं, या कौन सा ऐसा logic है जो निकाल के दे। सर सबसे पहले तो ये है कि कॉमन सेंस लगाते हैं हम लोग, ये कि स्टूडेंट्स हैं, तो ये -49 है ना, यहाँ पे मैं 49 लिखता हूँ पॉजिटिव, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट निकाल के आपको दे देता हूँ, नंबर तो सेम है ना, साइन का डिफरेंस
नहीं लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। कैसे करेंगे? नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए कौन सा फंक्शन है? एबीएस, राइट। हाँ, अब देखें ध्यान से सुना है, एबीएस एक ऐसा फंक्शन है जो नेगेटिव को क्या करता है, सही है। और एक फंक्शन है स्क्वायर रूट को निकालने के लिए, ठीक है, दोनों को मिक्स कर देंगे, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट स्क्वायर रूट एबीएस and that's minus 49 turns into the positive number, right? तो अब मैं एक्सेल को बोल क्या रहा हूँ, देखिए आप थोड़ा सा समझे इस लैंग्वेज को। n% ज्वाइन करता है, नॉट कैलकुलेट करता है, हमें कैलकुलेशन करनी है, दो चीजों को ज्वाइन नहीं करना, सही। स्क्वायर रूट और एबीएस, अब यहाँ पे दो चीजें समझते जाए। सर आपने स्क्वायर रूट पहले लिखा है, एबीएस बाद में लिखा है, आपने पहले एबीएस क्यों नहीं लिखा और स्क्वायर रूट बाद में नहीं लिखा, ये आपका एक सवाल हो सकता है। दूसरा ये सवाल हो सकता है कि ये चीज हुई कैसे, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सेल को मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखो जो आप उर्दू में चीज बोल रहे हो ना, वो आप एक्सेल को इंटरप्रिटेशन करके दिखा रहे हो, फंक्शन सीख लो। जितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आप कभी एक्सेल में देखो तो उसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही होती है, जो भी चीज इनर मोस्ट पोर्शन पे होगी, जो भी चीज सबसे सेंटर में होगी, जो भी चीज सबसे मिडिल में होगी, सबसे पहले वो सॉल्व होगी, और फिर वो आउटर लेयर की तरफ फंक्शन बढ़ेगा। यानी फंक्शन की साइज इतनी है, जो चीज मिडिल में होगी, ब्रैकेट्स में होगी, वो सॉल्व होगी, और फिर वो आउटर लेयर की तरफ बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड मास रूल्स, मैथमेटिक्स रूल्स, ठीक है। नंबर नेगेटिव है, पहले नंबर को पॉजिटिव करना है, तो वो इनर मोस्ट पोर्शन में है। जब वो नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो वो आउटर लेयर की तरफ बढ़ेगा, यानी नंबर पहले यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और फिर उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अगर मैं एबीएस को यहाँ रखता और स्क्वायर रूट को अंदर रखता तो पहले स्क्वायर रूट निकलता, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो निकलता ही नहीं। तो ये समझ में आ रही बात, इस तरह से हम सोचते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। तो अब तक आपने देखा सिर्फ एबीएस को स्टडी टेक्स्ट के हवाले से कि भाई नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, भाई ये भी तो सोचे कि यूज कैसे होगा, मतलब यूज क्या होगा, कैसे आसान हो सकते हैं सिनेरियोस, तो सारे सिनेरियोस आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सीलिंग, फ्लोर, राउंड फंक्शंस आर इजी, बट इसमें भी कुछ चीजें हैं जो शायद स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, मैं आपको क्विकली गो थ्रू करवा देता हूँ, देन वी विल मूव फॉर चैप्टर 5। सीलिंग बेसिकली राउंड अप करेगा, अपना जो ओरिजिनल नंबर होगा उससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू दिखाएगा, लेकिन किसी एक टेबल का राउंड करेगा, किसी एक टेबल का सिग्निफिकेंट वैल्यू बनेगा वो। सो सीलिंग, ठीक है, नंबर, और मैं कह रहा हूँ ये 3 का सिग्निफिकेंस बन जाए, तो 10 को इतना बढ़ाओ कि वो 3 का सिग्निफिकेंस बढ़े बने, और सीलिंग क्या करेगा, राउंड अप करेगा, अपने ओरिजिनल नंबर को बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा, सिर्फ इतना बढ़ाएगा कि वो 3 के टेबल में। तो 10 को और कितना मजीद बढ़ाना चाहिए कि वो 3 में आ जाए, 2 और चाहिए ताकि वो 12 दिखाए। समझ में आ रही बात, सही है। इसका अपोजिट, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है, फ्लोर। ये मनी मार्केट, ट्रेजरी मार्केट के अंदर ज्यादा यूज हो रहा होता है फंक्शन, ठीक है ना, इसका प्रैक्टिकल साइड वहां पर होता है। फ्लोर, नंबर सिग्निफिकेंस, भाई अब मेरे ओरिजिनल नंबर को इतना बनाओ कि वो 3 का सिग्निफिकेंस बने लेकिन कम हो, तो 10 से कम और कितना करूं कि वो 3 का सिग्निफिकेंस बने, एक कम करूंगा मैं, वो ये फंक्शन आपको करके देगा, सही है। राउंड के अंदर एक पॉइंट बता देता हूँ जो आपकी स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, वो सिंपलीफाइड है। कुछ नंबर्स लिखे हैं, डेसिमल में भी नजर आ रहे हैं, कुछ ओवरऑल नंबर्स हैं। इसकी क्राइटेरिया चेंज करेंगे, बुक के अंदर 1 2 3 होगा या ज्यादा जीरो मिलेगा, ये नहीं मिलेंगे, इसका भी एक मतलब, ठीक है। राउंड करें नंबर को कितने डेसिमल्स तक, ठीक है, एक डेसिमल तक नजर आना चाहिए, एक डेसिमल तक नजर आ रहा है। अब आपको ये तो काफी पता है ना, 5 या 5 से बड़ा होगा तो वो उसकी राउंडिंग करेगा 6 7 2, ठीक है। अगर 2 डेसिमल्स में करना है तो 5.78 है, फिर 3 में करना है तो 5.785 है, 0 में करना होगा तो क्या करेगा,
डेसिमल के बाद तो कोई नहीं होगा, लेकिन अगर राउंडिंग 5 से अबव होगी तो पूरा नंबर राउंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जरा देखो -1, -2 और -3 पे क्या हो रहा है। -1 पे वो राउंड तो कर रहा है, 985 को 986 नहीं कर रहा, 990 कर रहा है, यानी वो मल्टीपल ऑफ 10 बना रहा है। राउंडिंग कैसी कर रहा है कि वो 10 के टेबल में आ रहा है -1 से। -2 से नंबर की राउंडिंग कैसी हो रही है कि वो 100 के टेबल में आ जाए, 100 का मल्टीपल बन जाए। -3 से कैसी राउंडिंग हो रही है, जो 1000 का मल्टीपल होता है। ठीक है, क्लियर होती बात। फिर आईएनटी और ट्रंक दो अगेन फंक्शंस है। मैंने इसको डिफरेंस दिखाने के लिए अगेन ये बुक के अंदर डिफरेंस इस तरह से नहीं दिखाया हुआ, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आईएनटी और ट्रंक को अगर आप बुक के लिहाज से पढ़ेंगे तो दोनों में डेसिमल्स खत्म करता है, लेकिन ये भी तो देखना है कि पॉजिटिव में क्या इफेक्ट है और नेगेटिव में क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो जरा अप्लाई करते हैं। आईएनटी फंक्शन पॉजिटिव में चाहे वो 0.1 हो, 0.9 हो, 0.8 हो, जो भी हो, क्या करेगा, डेसिमल के बाद नंबर खत्म कर देगा। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो क्या करेगा, राउंडिंग करेगा। डेसिमल स्टिल खत्म की उसने, लेकिन राउंडिंग भी कर रहा है। ट्रंक में देखते हैं क्या करता है। हाँ जी, नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डेसिमल के बाद जितना भी बड़ा नंबर हो सबको खत्म करता है। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ में आया? ठीक है, अब सबके पास स्टडी टेक्स्ट है, आप स्टडी टेक्स्ट ओपन करें, चैप्टर नंबर 5 पर आ जाए। कौन सा वाला? देखो यहाँ पर है 981। हमेशा यहाँ पे या तो 980 आएगा, 970 आएगा, 960 आएगा, 10 का मल्टीपल बनेगा। 10 10 पे जाता है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 इस तरह से। चाहे यहाँ कोई भी नंबर हो, -1 के साथ जाओगे, -2 के साथ जाओगे तो 100 का बनेगा। यहाँ पे चाहे कोई भी नंबर हो, 1789 हो, 1789 1800, मतलब राउंडिंग होगी हंड्रेड वाली। -3 के साथ राउंडिंग होगी थाउजेंड वाली, चाहे यहाँ कोई भी नंबर हो। 981 को अगर -2 में कर दोगे ना तो ये 1000 हो जाएगा, क्योंकि हंड्रेड की मल्टीपल टेबल में आ जाएगा। सही है ना? अब आप चैप्टर नंबर 5 निकालें स्टडी टेक्स्ट में, और मुझे भी जरा पेज नंबर बताएं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है।